नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय, देश का सबसे बड़ा डिबेट का शो आर पार, नंबर 1 शो आर पार। आज हम जमात से जुड़े एक प्रोफेसर का पर्दाफाश करने वाले हैं, क्योंकि उम्मीद की जाती है कि प्रोफेसर जैसे लोग समाज को जागरूक करने का काम करेंगे, लेकिन प्रयागराज के प्रोफेसर शाहिद ने इतने सम्मान वाले पद को शर्मसार करने का काम कर दिया है। इस प्रोफेसर पर जमातियों को छुपाने का आरोप लगा है। यही नहीं, यह प्रोफेसर खुद भी निजामुद्दीन की जमात में शामिल था और आरोप है कि इसने ये जानकारी भी छुपा ली थी। और इसी बीच खुद को कानून के फंदे में फंसता हुआ देखकर मौलाना साद ने अपना सुर बदल लिया है। वो कह रहा है कि जमात के सभी लोग कोरोना टेस्ट करवाने में सहयोग करें। हालांकि साद अब भी फरार है, लेकिन ऑडियो जारी करके संदेश जरूर दे रहा है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के एक नेता पर लॉकडाउन के बीच जरूरी सेवा के नाम पर शराब की तस्करी का आरोप लगा दिया है। वो गिरफ्तार भी हो गया कांग्रेस का नेता। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। देश पर भारी जमात का कोरोना कांड। ऐसा माना जाए कि जमात ने भारतवर्ष पर कोरोना की मार को और भारी कर दिया है, या फिर जो लोग छुपाकर बैठे हैं वो किसी कारण से छुपाकर बैठे हैं। क्या यह भी इत्तेफाक है? मौलाना साद के नए कांड का पर्दाफाश करने से पहले हम आपको दिखाते हैं कि कानून की मार पड़ते ही मौलाना साद कैसे कोरोना से बचाव का ज्ञान बांटने लगा है। जरा सुनिए ना, जाने किस गुप्त जगह से साद ने ये ऑडियो टेप जारी किया है। एक अहम दरखास्त करनी है। इस वबा से निपटने के लिए जरूरी है कि दावत तबलीग से वाबस्ता अफराद जहां कहीं भी हैं और जिला की इंतजामिया और हुकूमत उनको टेस्ट करने या क्वारंटाइन करने के लिए ले जाना चाहती है, तो इंतजामिया का इसमें पूरा ताउन करें, इंतजामिया का पूरा साथ दें। किसी भी बीमारी का इलाज करना इंतहाई जरूरी है, इसलिए इसका एहतमाम करें। अब हम आपको साद की असली करतूत बताते हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक मौलाना साद ने अब तक अपना कोरोना टेस्ट कराया ही नहीं है। साद को सरकारी अस्पताल में टेस्ट करवाने को कहा गया था। दिल्ली के आरएमएल या एम्स अस्पताल में उसे टेस्ट करवाना था। लेकिन मुद्दा सिर्फ इतना ही नहीं है। पिछले 48 घंटे से साद के कानूनी सलाहकारों का क्राइम ब्रांच से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। और जरा देश हित के खिलाफ जमातियों का दूसरा कांड भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शाहिद समेत 30 जमातियों को अरेस्ट किया है। इसमें से 16 जमाती तो विदेशी हैं। आरोप है कि प्रोफेसर शाहिद ने इन जमातियों को छुपने में मदद की थी। वो लोग भी छुपाएंगे जानकारी, उनके ऊपर जारी रहेगी। ये सभी लोगों के लिए, जो लोग भी सहयोग नहीं करेंगे, सरकार पास सारे विकल्प खुले। और इसी बीच एक और शर्मनाक खबर सामने आई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव श्रवण राव लॉकडाउन में लोगों की सेवा के नाम पर हरियाणा से दिल्ली में शराब की तस्करी कर रहे थे। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्विटर पर लिखा, बीजेपी के लाखों कार्यकर्ता लॉकडाउन में जरूरतमंद लोगों को मदद में जुटे हुए हैं, वहीं कांग्रेस के पदाधिकारी दिल्ली में महंगी शराब की तस्करी कर रहे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मौलाना साद और पूरी की पूरी जमात देश विरोधी एजेंडे पर उतर चुकी है? आखिर क्यों जमाती छुप कर बैठे हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जान पर भारी जमात का कोरोना कांड। और अब विश्लेषण सुनिए। मौलाना के बाद अब कोरोना कांड से जुड़ा प्रोफेसर का नाम। सोचिए, जमातियों को छुपाकर बैठा था, लगातार हम कार्यक्रम कर रहे हैं, लगातार सरकार बोल रही है, लगातार यूपी की सरकार बोल रही है, लेकिन जनाब के कान पर जू नहीं रहेंगी। उनको लगा ठीक है, छुपा के चलूंगा तो बेहतर ही है। मेरे गुरु ने भी यही काम किया है।
पढ़े लिखे जमातियों की जहालत भी पड़ रही है पूरे देश पर भारी। अपने परिवार के हित में ही सही जमातियों को देनी चाहिए सही जानकारी। कानून का शिकंजा कसा तो मौलाना साहब ने कहा कोरोना की जांच करवाएं, लेकिन अभी तक उन्होंने खुद जांच नहीं करवाई है। उपदेश बहुत दे रहे हैं, लेकिन खुद मौलाना साहब गायब हैं, नदारद हैं, फरार है। मौलाना साहब की छवि सुधारने के लिए ज्ञान तो देते हैं, लेकिन छुप कर क्यों बैठे हैं? सोचिए, पैसे का लेन देन, तमाम सवालों के जवाब दिए आपको देने हैं। आंख पाक साफ है तो सिस्टम के सामने आइए, जवाब दीजिए। मैं अब सीधा रुख करता हूं अपने पैनलिस्ट का। राजीव प्रताप रूडी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व मंत्री केंद्र में और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। एमएच खान है मेरे साथ, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुबुही खान है, उनका अभिनंदन है। मुजीबुर रहमान है, प्रवक्ता तबलीग की जमात के। मेरे साथ शोएब जमई जुड़ेंगे, अध्यक्ष आईएमएफ के। अबू आजमी मेरे साथ जुड़ेंगे, नेता समाजवादी पार्टी के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आई है, ब्रेकिंग न्यूज है इस समय की। रायबरेली, जो कि उत्तर प्रदेश का राज्य है, वहां पर भी कई सारे जमाती मिले हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं। इस समय की बड़ी खबर रही है, रायबरेली उत्तर प्रदेश से ये खबर आ रही है कि कई जमाती वहां पर मिले हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव है। ये वाकई खबर बड़ी भी है, लेकिन ये खबर दुखदाई भी है। सुबुही खान, पढ़े लिखे प्रोफेसर जानकारी छुपा रहे हैं। डेली हम कार्यक्रम कर रहे हैं कि जमात के अगर कोई लोग हैं तो सामने आए। डेली सरकार कह रही है, लेकिन जी जाहिल करें तो समझ में आता है। पढ़े लिखे प्रोफेसर कर रहे हैं ऐसा काम, किस बात के लिए? अमीश, एक्चुअली हम लोगों के लिए ये आई ओपनिंग इंसिडेंट्स हैं। मैं हमेशा से ही ये बोलती आई हूं कि इसका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। जो ये लोग रेडिकलाइज करते हैं या जो ब्रेन वॉशिंग करते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप बचपन से ही इस तरह से दिमाग तैयार किया जाता है कि लोगों की सोचने समझने की शक्ति, तर्क करने की क्षमता, विवेक, सही और गलत में डिफरेंशिएट करना, वो जो एक डिटर्मिनेशन होती है एक ह्यूमन माइंड की, वो एक खत्म कर दी जाती है, वो मार दी जाती है। इसी तरह से एक आम आदमी को कोई आतंकवादी भी कोई अमीश पैदा नहीं होता है। एक आम आदमी को पहले ये अलगाववादी बनाते हैं, फिर कट्टरवादी बनाते हैं, फिर आतंकवादी बनाते हैं। तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती हैं। यही रीजन है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े इंजीनियर, मेरी तकलीफ इस समय ये है, मेरी तकलीफ इस समय है कि रायबरेली में 30 संक्रमित तबलीगी निकले हैं। अब इन 30 ने कितनों को नुकसान पहुंचा दिया होगा वो तो पता ही नहीं। एक व्यक्ति कितने पॉइंट को टच करता है ये हमें नहीं पता। वो बस से आए, ट्रेन से आए, पैदल आए, चलकर आए, गाड़ी पे आए, कहां कहां गए ये 30 लोग। इन 30 के चक्कर में वो 300 निर्दोषों का क्या होगा? ये ना कौम की बात है, ना हिंदू की बात है, ना मुसलमान की बात है। ये समझदारी की बात है। अमीश देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि ये रेडिकलाइज माइंड हमें एक ही कम्युनिटी में देखने को मिल रहा है। तो मुझे इसमें कहने में कोई कहीं से कहीं तक दो राय नहीं है कि ये हमेशा हम एक ही कम्युनिटी से हमें क्यों लड़ना पड़ता है भारत को। कोई भी सब्जेक्ट हो, आज कोरोना है, कल सीएए था, कभी राम मंदिर हो जाएगा, कभी कश्मीर हो जाएगा। कुछ कट्टर संस्थाएं ऐसी हैं जो एक समुदाय को हमेशा भारत के खिलाफ खड़ा करती हैं। तो हमें सच्चाई से हम आंखें बंद नहीं कर सकते। हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक एंटी नेशनल और एक मानवता विरोधी मानसिकता अगर हमारे देश में पनप रही है तो उसको हमें आंखें खोल के देखने की मेरे साथ तबलीग के प्रवक्ता हैं, मैं सीधा उनका रुख करता हूं। मुजीबुर रहमान, केरल की पुलिस इत्तला देती है उत्तर प्रदेश की पुलिस को कि आपके यहां पर कई तबलीगी आए हुए हैं। रायबरेली से 30 तबलीगी निकलते हैं जो कि कोरोना के संक्रमित हैं। एक प्रोफेसर वाराणसी में छुपाकर रखता है जमातियों को, और वो खुद भी आता है कार्यक्रम के अंदर। ना आप बोलते हैं ना वो बोलते हैं। आप चाहते क्या है इस देश के अंदर, क्या हो? मैं आपको बताऊं, अपने परिवार वालों के लिए ये लोग खतरा, समाज के लिए खतरा। 31 तारीख को वो लोग सामने आ गए थे, जिस टाइम पे ना किसी सरकार ने, किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया था, उस टाइम वो 31 तारीख को सामने आ गए थे। नहीं, सामने आके उनको क्वारंटीन उन्होंने कंप्लीट किया अपना,
कंप्लीट करने के बाद आज उनको अरेस्ट कर लिया गया। ये बताइए कि एक तरफ कहा जा रहा है कि भाई जो जमाती हैं या जो भी लोग हैं वो छुपे नहीं, सामने आए, और आप खुद बीमार हैं, आप खुद एक विक्टिम हैं, आपके साथ कोई गलती नहीं की जाएगी, तो उसके साथ क्या हुआ? ये विश्वासघात हुआ एक तरीके से। निकाल रहे हैं कि सामने आए, फिर उनके ऊपर आप आपने इसमें कई बातें गलत बोली। मैं एक एक करके करेक्ट कर देता हूँ। अच्छा, एक एक करके कि हम आपको लॉलीपॉप दे के बाहर निकालेंगे, फिर आपके खिलाफ झूठे मुकदमे चलाएंगे। लॉलीपॉप? आप इसको सरल बात लग रहे हैं, आप इतने हल्के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। लॉलीपॉप? आपको पता है कि इस समय कोरोना के अगर आप संक्रमित हैं और अगर आपको तकलीफ हो गई है तो इसमें कोई बात नहीं कि आप संक्रमित हैं, लेकिन उस जानबूझकर उसको छुपाना गलत है। बड़ी बात यह है राजीव प्रताप, एक सेकंड, आपने अपनी बात को रख लिया। सामने नहीं आए थे। एक सेकंड, आपने अपनी बात को रख लिया। राजीव प्रताप रूडी मेरे साथ है। राजीव प्रताप रूडी, मैं बहुत सीधा सवाल आपसे पूछता हूं क्योंकि जमात के प्रवक्ता यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं और ये बहुत साफगोई से कह रहे हैं कि देखिए ये लोग सामने भी आए लेकिन फिर भी इनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन पॉइंट ये है कि एक प्रोफेसर ने जमातियों को छुपा के रखा हुआ था, सरकार ने बोला, मीडिया में आया, उसके बाद भी सामने नहीं आए। वाराणसी का केस है, रायबरेली में आज 30 जमाती निकले हैं जो संक्रमित हैं। इस समय की रिपोर्ट यह है, इस समय की बड़ी खबर यह है। केरल पुलिस ने यूपी पुलिस को एक बड़ी इनसाइड रिपोर्ट भेजी है कि आप अपने आप पर जांच करिए। कई जमाती वहां से निकलकर सीधा यूपी गए हैं और भी कई इलाकों में गए हैं। जो सवाल यहाँ पर आप रख रहे हैं, क्योंकि हर परिस्थिति का एक धैर्य है और भारत के लोग बड़ी धैर्यता के साथ इस कोरोना से का सामना कर रहे हैं, और लेकिन इसका अंत, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न प्रकार से सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, और एक तरफ जो थ्रेशोल्ड जिसे कहते हैं शासन का या लोगों का, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा वो आक्रामक हुआ जा रहा है, क्योंकि ऐसा मान के चल रहा है कि हम लोगों ने एक बार 21 दिन का बनाया, फिर उसके बाद उसको फिर 3 तारीख तक बढ़ाया गया, और हम इस अनुमान के साथ, देश के प्रधानमंत्री और तमाम राज्य सरकारें इस अनुमान के साथ चल रही हैं कि हम इसको काबू पा लेंगे, क्योंकि दुनिया भर में सबसे पहला तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग का, और जिन लोगों ने इसे कामयाबी से पूरा कर दिया है वो कामयाब हो गए। केरल इसमें एक उदाहरण है जहां सबसे पहला केस दिखा और बड़े नियंत्रण की तरफ वो बढ़ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट का पूरा भाग लगभग कोरोना से बचा हुआ है, क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा अपने आप को सेक्लूड कर दिया, अलग कर दिया, बॉर्डर्स को सील कर दिए हैं। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल हो या कहीं भी स्थान हो, और अभी जो जिन लोगों के खिलाफ उनको बोला गया था, सिर्फ वही प्रोफेसर साहब नहीं, अगर उनकी हिस्ट्री थी, यहाँ मरकज से वो लौटे थे, इस प्रकार के तमाम लोगों को हिदायत दी थी कि आप स्वयं सामने चल के आइए, तो पुलिस आपके खिलाफ केस दर्ज करेगी, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक भी साहब का कुछ अता पता चला नहीं है, कहाँ ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है, और उनके जो प्रवक्ता है आकर आक्रामक तेवर में अपनी बातें रखते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि इस समय ऐसा नहीं है कि इस मामले को उलझाया जाए। ये समय ऐसा है कि एक तो भय हो कि हम इस उल्लंघन का अगर अनुपालन नहीं करेंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर हम इसमें से बच के निकलते हैं, बचाना चाहते हैं और दूसरों को संक्रमित करेंगे तो भी सरकार हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगी। ये तो इसलिए किया जा रहा है कि आखिर कब तक इस लड़ाई को अपने इस कैजुअल एटीट्यूड के कारण हम इसको लोगों तक के बीच में जाने देंगे। एक बड़ा सवाल इसीलिए इस प्रकार की चर्चा हमारे बीच में आती है। जी, मैं जमात के प्रवक्ता का रुख करता हूं। क्या आपको लगता है जो राजीव प्रताप रूडी ने बात बोली, आक्रामक होकर आप अपनी बात को तेजी से रख पा रहे हैं, लेकिन आक्रामक होकर नहीं, लेकिन सिस्टम प्रॉब्लम को सह रहा है? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, पहले मैं कोई आक्रामक नहीं, मैं सिर्फ आपको तथ्य बताता हूं। मौलाना साहब बाहर आए, मौलाना साहब ने अभी तक अपना टेस्ट कराया क्या? मौलाना साहब ने अपना टेस्ट कराया? बताइए ना, आप ही बताइए। मौलाना साहब ने अपना कोरोना टेस्ट कहां से कराया है? जो इतने जमातियों के साथ, मरकज गया, जो इतने विदेशियों के साथ थे, वो कहां पर है? धमकी दी जा रही है कि मरकज जो गया उसको अरेस्ट करेंगे। मरकज जाना क्या गुनाह है? मरकज में जाना, नमाज पढ़ना या दीन की बात करना क्या गुनाह है? बिल्कुल दीन की बात करना गुनाह नहीं है, बिल्कुल मरकज जाना गुनाह नहीं है, लेकिन कोरोना संक्रमितों के साथ घूमना, उसको छुपाना, छुपाकर फैलाना, थूके फेंकना, शौच करना गुनाह है। फैला है या नहीं फैला उसको छोड़ दीजिए, उसको पता है कि वहां पे मरकज में फैल रहा है। एमएच खान अबू आजमी मेरे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। एमएच खान, आप रिस्पॉन्स करिए मुजीबुर रहमान का, क्विकली। देखिए अमीश देवगन जी, जहां तक जमातियों का सवाल है, ये बार बार होता है जब
सारे मुसलमानों का नाम आता है, सारे मुसलमान इसमें शामिल नहीं है जी। देखिए, जमातियों का जो हिसाब किताब है, तबलीगी जमात, देखिए तबलीगी जमात का जो मानना है वो इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, कुरान शरीफ को नहीं मानते हैं, ये तीन किताब अपनी बनाए हुए हैं, उसी पे चलते हैं। ये देखिए, आप नई बात हम बता रहे हैं, इस पर नए चैनल पे मैं आया हूं, तो बता रहा हूं, जान ले पूरा हिंदुस्तान यहाँ पे आप मुसलमान नहीं हैं, आप अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए, बीच में बोलने से कोई फायदा नहीं सुन लीजिए आप। देखिए अब देखिए ये बात हो रही है, देखिए इनसे पूछिए, देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे तब उन्होंने कहा था कि ईमान को अपने सलामत रखने के लिए पहला कुरान और अहले बैत को थाम के रखना, रस्सी मजबूत करके पकड़ के रखना। ये अहले बैत को नहीं मानते हैं, ये मौला अली मुश्किल कुशा को नहीं मानते हैं, ये हजरत निजामुद्दीन औलिया जहां दरगाह है वहां नहीं मानते हैं, ये ख्वाजा गरीब नवाज को नहीं मानते हैं। मुसलमान कहां से हो गए ये, जब अपने लोगों को ही नहीं मानते। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब वबा आ जाए तो जहां हो वहीं रुक जाओ, और नहीं तो जहां के लोग हो, एक सहाबी आए थे आपसे उस मुसलमान होने के लिए, इसीलिए जिस मस्जिद में उस मस्जिद में रुक गए, जो जहां था वहां रुक गया। आप उसको अब बात पूरी होने मजबूर कह भाई, दो। देखिए अमित देवगन जी ऐसे नहीं चल पाएगा, ऐसे नहीं। अमित देवगन जी या तो मुझे पूरी होने दीजिए, आप उनकी बात को देखिए, अभी उनकी बात को पूरा होने दीजिए, 40 सेकंड दीजिए। देखिए जहां था वहीं रुक गया। अब आप देखिए अमित देवगन जी ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। ये शर्म वरम की बातें शैतान जो होते हैं वही कर सकते हैं, अच्छा आदमी नहीं कर सकता। मेरी बात या तो उनका यार जो डाउन करिए, या मेरी बात सुन लीजिए। आप बात करिए, पूरी बात मेरी सुन लीजिए। शैतान कह दिया, मतलब हदीसों को मानने वाले आपकी नजर में शैतान होते हैं। पहले इनको आगे डाउन करिए। आप बिल्कुल औलिया इकराम को नहीं मानने वाले शैतान तो होते ही हैं, और नहीं क्या होते साहब, शैतान होते हैं जो अपने बाप को ना माने, जो अपने औलिया इकराम को ना माने, जो पैगंबरों को ना माना है, वो शैतान नहीं होता तो और क्या होता है? शैतान तो वही होता है ना भाई, शैतान तो वही होता है ना जो अपने औलिया इकराम को ना माने, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को ना माने, वो तो शैतान होता ही है, शैतान होता है। और पूरे मुसलमानों को बदनाम नहीं होना चाहिए। ये तबलीगी जमात के लोग, ये शैतानी जमात है। अमित देवगन जी, ये तबलीगी जमात शैतानी जमात है, और इस पे इनके ऊपर जो है डंडे, इनके ऊपर जो धाराएं बढ़ाइए, अलग से धाराएं लगवाइए, और इनकी जमात के लोगों पर हिंदुस्तान में बैन कराइए। ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में ये बम बन के घूम रहे हैं। आप बताइए, ये पढ़ा लिखा आदमी है, इसको पढ़ा लिखा कर सकते हैं? जो इतने लोगों को शैतानी बम वायरस लेके घूम रहा है, ये आदमी किसको किसको नुकसान पहुंचा रहा है? अपने ही घर वालों को पहुंचा रहा है, अपने समाज को पहुंचा रहा है, इस्लाम को नहीं। देखिए, किसी से दुश्मनी नहीं है, मुसलमान इस देश का अभिन्न अंग है, इस समाज का अभिन्न अंग है, लेकिन आप इसको मुसलमानों के साथ ना किसी को जोड़ना चाहिए, ना कोई जोड़ रहा है। मेरे साथ अबू आजमी है। अबू आजमी, जिस समय हम बात कर रहे हैं, मुंबई के धारावी से 12 और कोरोना के केसेस आ गए हैं, और 12 लोगों की मौत भी हो गई है। ये बड़े दुखद है। आप क्योंकि मुंबई से ही आते हैं, महाराष्ट्र से ही आते हैं, स्थिति बहुत नाजुक है, और इस नाजुक स्थिति पे हम ये मान सकते हैं कि चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे राजीव प्रताप रूडी हो, मुख्तार अब्बास नकवी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं थोड़ी देर के अंदर, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं हूं, हम सब मानव जाति के एक अभिन्न अंग है, और हम सब इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन जमात के कुछ लोग रायबरेली में भी मिले हैं, 30 लोग लगभग। केरल पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस को भेजा है कि कुछ लोग, काफी बड़ी तादाद में लोग हो सकता है उत्तर प्रदेश की तरफ गए हों, जिनका उन्हें पता नहीं है। तो अबू आजमी, ये समस्या है, हम सब जानते हैं, लेकिन समस्या में अगर कोई सहयोग नहीं करेगा तो फिर हम ये जंग कैसे जीतेंगे कोरोना के खिलाफ, जिसके खिलाफ आप भी लड़ाई लड़ रहे हैं? साहब के बारे में कि वो भाग रहा है, वो कह रहा है, ये अच्छा नहीं लगता है पढ़े लिखे आदमी को। आपको कम से कम रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए। और मौलाना घबरा गया है, अब वो ऐसी बात कर रहा है। सुन लीजिए मेरी बात, साच को आंच नहीं, आप सच्चाई सुनने की कोशिश कीजिए। आप लोग जो सुबह से शाम तक बीजेपी का और आरएसएस का एजेंडा चला रहे हैं ना, ये मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। शायद आपके टीवी के लिए कुछ फायदेमंद हो जाए, शायद आपकी कोई नौकरी में कुछ मिल जाए आपको, आपके तलवे चाटने की वजह से, परंतु मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है आप लोग जो कर रहे हैं ये काम। मैं दावे से कहता हूं, आप मुझे बताइए ना जरा कि वहां पर जो लोग अंदर थे, उन्होंने 23 तारीख से 24 तारीख से कोशिश किया, जिस दिन से लॉकडाउन हुआ, कि हमें यहां से निकालिए।
और मैं कई बार टीवी पे कह चुका हूं, आप लोगों को आवाज सुनाई नहीं देती क्या? अभी आपने बोल दिया, अभी आपने तो बहुत कुछ बोल दिया आपने। बुलाया है तो बात सुनना पड़ेगा। नहीं, मैं तो बात सुनूंगा, लेकिन आप अगर आप हमको अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो जवाब तो मुझे देना पड़ेगा ना। अबू आजमी साहब से बात करना चाहिए मौलाना साहब। नहीं, मैं मौलाना साहब ही बोल रहा हूँ, लेकिन वो भगौड़े हैं तो उनको कैसे बोलूंगा कि वो मिले हुए हैं? मैं कैसे बोलूंगा मौलाना साहब भगौड़े नहीं है? मौलाना साहब भगोड़े नहीं है, बिल्कुल भगोड़े नहीं है, लेकिन कानून ये है कि आप पकड़ के डाल देंगे, 2 साल अंदर पड़े रहेंगे। आएंगे मौलाना साहब, मुझे नहीं लगता कि मौलाना साहब दिल्ली पुलिस और दिल्ली मैसेज दिया है, सुनिए, उन्होंने जो मैसेज दिया है वो दिल्ली एक सेकेंड अबू आजमी, आपकी जानकारी के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कह रही है कि 48 घंटे से मौलाना साहब के लीगल एक्सपर्ट्स के साथ भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। मौलाना साहब प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन वो खुद आए ना सामने। एक प्रोफेसर वाराणसी में मिला है, उसने जमातियों को छुपाया हुआ था, क्या करिएगा? मौलाना साहब अगर अमीर साहब को छुपाएगा तो गलत है ना। मत बोलिएगा प्लीज, इस तरह की बातें बोल के मत आप कीजिए। और आप टीवी पे बैठी कोई लेडी वो बात कर रही है कि ये लोग जो है ट्रेनिंग किया। अरे मैं पूछता हूं कि 2-2 लाख स्कूल आरएसएस ने खोलकर सुबह से शाम तक कई लाख बच्चों को सिर्फ इस्लाम के बारे में सिखाते हैं, नफरत सिखाते हैं। उस औरत की आंख फूट गई क्या? उसको नजर नहीं आता क्या जो बात करती है? आप सुबुई खान के लिए बोल रहे हैं? मुसलमान थी क्या जो पकड़ी गई थी? राजीव प्रताप रूडी भी अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं। मुसलमान थी क्या? आप कह रहे हैं कि मस्जिद की बात मुसलमान करता है। मुसलमानों की मस्जिद 1528 की थी, बनी हुई थी, उसे शहीद कर दिया और आज तक जिन लोगों ने को सजा नहीं। जी राजीव प्रताप रूडी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड की बात कर रहे हैं एमएमआर, आप जो है जी एक सेकंड अबू आजमी अपनी बात रूडी साहब कंप्लीट कर ले, फिर मैं आपको मौका दूंगा। एक सेकंड प्लीज। अरे क्या किसी के बाप का हिंदुस्तान है क्या? किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान हम सबका है। देखिए राजीव प्रताप रूडी, अमीश मुझे 10 बिल्कुल मैं सुबह ही आपको मौका दूंगा। राजीव प्रताप रूडी, आप जमात का नाम लेना बंद कीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं आपकी अदालत अबू आजमी साहब ये बात प्रूव कर दूंगा कि आप लोग मुझे नहीं लगता है को बदनाम करने में। अबू आजमी राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं फॉर्मर मिनिस्टर हैं, बीजेपी गवर्नमेंट में रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। हियर हिम आउट, ही इज अ सीनियर लीडर, हियर हिम आउट। अबू आजमी साहब, मैं ये मानता हूं कि आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आए हैं और जरूर अपने नेतृत्व से जिन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं उसकी अनुमति आपने प्राप्त कर ली हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये टीवी चैनल्स आपके कारण चलते हैं या मेरे कारण चलते हैं। आज तो आप ये बोल के निकल जाएंगे, लेकिन आने वाले दिनों में जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं ये शायद आपको बहुत आगे तक अपनी बातों को रखने के लिए नहीं ले जाएगा। समाजवादी अबू आजमी शांत रहना पड़ेगा थोड़ा। राजीव प्रताप रूडी जी बोल रहे हैं, अपनी भूमिका है और मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश यादव या आपके साथ काम करने वाले कोई लोग आपके लैंग्वेज से सहमत होंगे। कुछ सच्चाई पर आपको जाना पड़ेगा और जो ये चर्चा इसलिए आ रहा है कि कुछ सच्चाई है, कुछ तथ्य है। आज अगर जो भारत वर्ष में 14,378 केसेस कंफर्म हुए हैं, उसमें से 4,291 यानी कि 29.8% लोग वैसे हैं जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। जब ये लगभग 30% लोग, और उसमें अधिकांश ऐसे लोग हैं जिनका ट्रैक डाउन करना संभव नहीं है। दूसरे तरफ उत्तर प्रदेश में आपके भी लोग रहते हैं, आपके पार्टी के भी लोग हैं, सभी समाज के लोग हैं और पूरे भारतवर्ष में है। अगर मान लीजिए पश्चिम बंगाल में तबलीगी जमात के लोग हैं और सिलीगुड़ी में उनकी उपस्थिति है और आज सिक्किम में एक भी केस नहीं है जिसका बॉर्डर सील है, अरुणाचल में एक भी केस नहीं है, पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में एक भी केस नहीं है, अगर एक केस भी कहीं से कहीं अगर एक तबलीगी जमात का व्यक्ति वहां छिपा बैठा है और वो पूरा राज्य तबाह हो जाए, तो शायद ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं। कानून तो कार्रवाई करेगा, क्या आप जानते हैं इस देश में आज भी कई ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो जेल में है। कानून इस देश का सबसे बड़ा है, चाहे वो हरियाणा में हो या बिहार में हो, और पहले भी कई घटनाएं हुई हैं जो बड़े बड़े मंत्री या मुख्यमंत्री हो और भारत सरकार के मंत्री है, वो भी भारत सरकार में कानून के सामने झुकना पड़ता है और जेल जाना पड़ता है। आप जिस प्रकार से बात कह रहे हैं कि कानून से ये अबू आजमी आप जिस चैनल को गाली दे रहे हैं, आप जिस चैनल के लिए आप शब्द बोल रहे हैं या फिर मेरे को बोल रहे हैं या फिर आप किसी भी मीडिया के लिए, किसी भी तमाम न्यूज चैनल्स के लिए बात बोल रहे हैं, वही न्यूज चैनल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आपको अपनी बात रखने का। अरे मुझे नहीं चाहिए प्लेटफॉर्म। क्यों? नहीं, आपको नहीं चाहिए होगा, लेकिन आपकी पार्टी को चाहिए होगा, आपके लोगों को चाहिए होगा अपनी बात रखने का। गलत बात करना तो मत बुलाइए मुझे। नहीं, गलत कौन बात कर रहा है? सच बात बोल रहे हैं। अगर आप फैक्चुअली कट करिए ना इस बात को, अगर फैक्चुअली आप कट करेंगे तो बेहतर लगेगा।
आप बताइए मौलाना साद को फरार क्यों नहीं बोला जाना चाहिए? मौलाना साद ऑडियो स्पीच दे रहे हैं, मौलाना साद कह रहे हैं कि क्वारंटाइन हो जाना चाहिए। मौलाना साद ने क्या खुद कोरोना टेस्ट कराया? नहीं कराया। मैं 1 to 1 बात करना चाहता हूं, मुझे आप बताइए। आपको विषय रखने की अनुमति है, लेकिन जिस प्रकार मुझे आप बताइए कि 1300 लोग लातूर में हैं अभी तक के, उनमें और जमात में क्या फर्क है? और कई लाख लोग दिल्ली स्टेशन के ऊपर वहां से बस में बैठकर गए 20-20 घंटे तक, उसमें क्या फर्क है? मुझे बताइए। सुबुई खान को भी आपने बोला था, सुबुई खान अपनी बात को रखेंगी। सुबुई खान को भी आपने बोला था। सुबुई खान, आपके 30 सेकंड है। फिर सांसद मुख्तार अब्बास नकवी जुड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, उनका भी मैं रुख करूंगा। सुबुई खान, क्योंकि आपको बोला इस देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। आज दुनिया कहने लग गई कि भारतवर्ष में सांप्रदायिकता की वजह से बहुत नफरत फैलती जा रही है। दुनिया कह रही है सही और इसके जिम्मेदार मैक्सिमम ये मीडिया के। हाँ, मीडिया है सर, बिल्कुल सर, मीडिया है। कल मीडिया ने साधुओं को पिटवा दिया, मीडिया ने महाराष्ट्र में साधुओं को पिटवा दिया। मीडिया ने तबलीगियों को बोला कि जाओ पूरे देश के अंदर कोरोना फैलाओ। तबरेज को किसने पिटवा दिया? गलत हुआ ना, तबरेज पिटा तो गलत हुआ। तबरेज पर इतनी हाय तौबा तो साधुओं पर भी होनी चाहिए उतनी हाय तौबा। एक सेकंड सुबुई खान 40 सेकंड। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी जुड़ रहे हैं। सुबुई खान, मैं 40 सेकंड आपको देता हूं, बोलिए। 40 सेकंड देता हूं। अमीश, ये अबू आजमी साहब जितनी बुरी तरह से अपनी विक्षिप्त मानसिकता लाइव ऑन एयर टीवी पे दिखा रहे हैं, तो आप ये मानिए कि इनकी मानसिकता वाले लोग 4 दीवारी में बंद दरवाजों के पीछे क्या करते होंगे। ये मीडिया के ऊपर तलवे चाटने जैसे गंदे अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लग रहा है इन्हें शायद मौलाना शाद के तलवे चाटे हुए 15-20 दिन हो गए, इसलिए शायद ये इतना बेचैन हो रहे हैं। मैं बताती हूँ इनके मौलाना शाद के लिए, आपने तो बहुत सम्मानजनक अल्फाज इस्तेमाल करे। मौलाना शाद ना ही सिर्फ भगोड़े हैं, बल्कि कौम के गद्दार हैं, देश के अपराधी हैं, बीमारी फैलाने वाले लोगों को अबू आजमी भी कुछ कह रहे हैं, 2 विंडो में रखिए। अबू आजमी भी कुछ कह रहे हैं, ऑडियो। आप गद्दार नहीं कह सकते किसी को, समझा? आप जबान संभाल के बात कीजिए। आपको मैं गद्दार कहूंगा, आपके खानदान को गद्दार कहूंगा अगर आपने गद्दार कहा तो। अपनी जबान संभाल के बात करिए, आपके खानदान वाले होंगे गद्दार। एक सेकंड, आप दोनों को मैं बोल रहा हूँ, शब्दों की मर्यादा रखी जाए, शब्दों की मर्यादा रखी जाए। देश का नंबर 1 शो है, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ। आप दोनों का मादा नहीं है आपके अंदर। सत्ता मिल गई, एक बार तो हांडी में उबार आ गया, दिमाग खराब हो गया। अरे 900 साल तक मुसलमानों ने सत्ता किया इस देश में, कभी भी हिंदू मुसलमान दंगा नहीं किया। यही तुम्हारी मानसिकता है। 900 साल लोगों की मानसिकता है। 900 साल तक मुसलमानों ने राज किया। तुम्हारे उन लातूर में 1300 लोग हैं तो खुले हुए हैं, इतिहास जाके 1500 लोग अगर 10,000 की जगह निजामुद्दीन में बैठने की बात है, कभी नॉर्थ ईस्ट में राज नहीं कर पाए तुम्हारी मुगल। मराठाओं ने धूल चटा दी थी तुम्हारी मुगलों को, राज कराई तुमने। यही तुम्हारी मानसिकता है कि तुम अपने आप को विदेशी। देखिए एक सेकंड, ये गलत है, दोनों तरफ से गलत हो रहा है। समझे? आप मत करो बर्बाद देश को, देश की भाईचारगी को बढ़ाना रहेंगे दो। देश में वहाँ पे तो एक दूसरे को तुम खुद ही सरकलम कर रहे हो। वहाँ पे क्या बीजेपी, आरएसएस और भारतीय मीडिया है जहाँ पे फिरका परस्ती करके एक फिरका दूसरे फिरके के खून का प्यासा है? तुमको अरे नरेंद्र मोदी जी का पहाड़ा पड़ना बंद करो, अपने मौलाना शाद की फिक्र करो। देखिए बर्बाद करो। देखिए, मुझे लगता है कि अबू आजमी आप बड़े वरिष्ठ आदमी हैं, शब्दों की मर्यादा रखेंगे। देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, आप इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो वाजिब नहीं है। जैसा आप कहते हैं कि मौलाना साहब भाग गया है, छुप गया है, अरे आप कहिए मौलाना साहब छुप गए हैं। हाँ, भाग गया है, भगोड़ा है। मौलाना शाद वायरस है, मौलाना शाद बीमारी फैलाने वाला वायरस है। देश में बहुत बड़ी वायरस है, जो ये वायरस कम्युनल वायरस फैला रहे हो ना, ये बहुत बड़ा जहर तुम लोग फैला रहे हो। इससे तुमको खुद निपटना पड़ेगा, इसका तुमको खुद भुगतान करना पड़ेगा। हम लोग जहर नहीं फैला रहे हैं, जहर फैलाने वाले आस्तीन के सांपों को। एक सेकंड, अभी आपने बोला 900 साल हमने राज करा। अभी एक सेकंड, अबू आजमी को आने दीजिए। मेरे साथ मुख्तार अब्बास नकवी भी जुड़ गए हैं, मैं उनका रुख भी करूंगा। अबू आजमी, आपने बोली एक बात, आपने बोला 900 साल हमने राज किया, हमने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। कहने का तात्पर्य क्या था? कौन से 900 साल? कौन से 900 साल?
कौन से 900 साल? आपको मालूम नहीं कौन से 900 साल? बताइए ना। जो अंग्रेजों ने हमसे हुकूमत लिया था, अंग्रेजों ने आखिरी आप मुगल काल की बात कर रहे हैं। बस बहादुर शाह जफर के बाद उसने लिया था, और अंग्रेज, और उसके पहले ये देश सोने की चिड़िया था, और जब सोने की चिड़िया पे नजर पड़ी ना तो अंग्रेज देश में आया। किसका राज था? क्या बीजेपी का राज था? आरएसएस का राज था? तब तो कांग्रेस का राज भी नहीं था। जी हाँ, तो जब राज था मुसलमानों का इस देश के अंदर। तो आप कहते हैं औरंगजेब का काल अच्छा था? आपको औरंगजेब बहुत खराब लगता है, जरा उसकी हिस्ट्री पढ़ लो ना, किताब तो मुझे लगता है आप लोग पढ़े लिखे जाहिल हो, इसका मतलब यही कहूंगा मैं आपको। सर मैंने तो औरंगजेब को भी पढ़ा, मैंने तो दारा सिकों को भी पढ़ा। मुझे लगता है कि दारा सिकों का इतिहास ज्यादा बेहतर है। हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह कहूंगा मैं, उनका लिखा हुआ लेटर रखा हुआ है कि बनारस की मंदिर को कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि भारतवर्ष को, औरंगजेब को नहीं, भारतवर्ष के मुसलमानों को दारा सिकों को फॉलो करना चाहिए। आपको समझाने की जरूरत नहीं। मेरे को समझाने की जरूरत नहीं, मैं अपने विचार रख रहा हूं, मैं अपनी बात रख रहा हूं। जैसे आपको आजादी है वैसे मुझे आजादी अपनी बात रखनी होगी। आप बार बार ले जमात पीछे लगे हो जनाब। जमात के लोग कभी भी गलत काम क्या कनिका कपूर की बात नहीं हुई? क्या कर्नाटक में अगर फॉर्मर सीएम की शादी में लोग पहुंचे उसकी बात नहीं हुई? सबकी बात हुई, इसी चैनल पर डिबेट हुई, लेकिन आपको जमात दिखती है। मेरे साथ कह दो ना नरेंद्र मोदी जी, 20 करोड़ मुसलमानों को मार दो ना, खत्म करो, बात ही खत्म करो ना। नरेंद्र मोदी ने बोला 20 करोड़ मुसलमानों को मार देना चाहिए, ना यहाँ पर किसी ने बोला। ये आप सब कुछ बोल रहे हैं। ना 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 ना, जमात मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है। ना 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 सर, मुझे लगता है कि साहब को इसी बात को रखना चाहिए। एक सेकेंड, आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रियों से बेहतर कौन हो सकता है? मुख्तार अब्बास नकवी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नकवी साहब आपका अभिनंदन है। जो भी आदमी बीजेपी में रहेगा और अल्पसंख्यक का मंत्री रहेगा वो क्या बात कर सकता है? ठीक है, आपको आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं नकवी साहब का रुख करता हूं। मुझे लगता है शालीनता के साथ बात को रखना चाहिए। आप भी अगर रखना चाहे तो रखें, लेकिन इस समय मैं नकवी साहब का रुख करता हूं। मुख्तार अब्बास नकवी, अबू आजमी को आप थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, वो क्या कुछ कह रहे थे। मैं ये जानना चाहता हूं, जमात जो कुछ कर रही है क्या वाकई वो देश हित में है क्या? क्योंकि रायबरेली में 30 केस, बनारस में एक अस्पताल, एक प्रोफेसर सामने आता है। अस्पतालों में क्या हो रहा है वो हमें पता है। नकवी साहब देखिए, जिस तरह से जो गुनाहगार है उसके गुनाहों का महिमा मंडप हो रहा था अभी, जिस तरह से औरंगजेब के जुल्म का जो है वो महिमा मंडप हो रहा था, उससे कहा जाता है कि हम बहुत प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं। जिस तरह से अभी तलुए चाटने की बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली देने की बात, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा था, निश्चित तौर से ये इस देश में ही संभव है, इस भारत में ही संभव है। आज जो है वो तमाम ये जो बोगस बैशिंग ब्रिगेड है, तमाम ऐसे जो है वो बिके हुए जमाती पत्रकार हैं जो रोज लिख रहे हैं बड़ी बड़ी बातें कि जमात के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, और जो है वो पूरी दुनिया को गुमराह करने के काम में लगे हुए हैं। मैं नाम ले सकता हूं उन बेईमान पत्रकारों का, उन जमाती पत्रकारों का जो कि ये काम कर रहे हैं और भारत को बदनाम कर रहे हैं, भारत के उस सहिष्णुता और सेकुलरिज्म को बदनाम कर रहे हैं। भारत के लोगों का सेकुलरिज्म या सहिष्णुता हमारा फैशन नहीं है, हमारा ये पैशन है, हमारा जुनून है, जज्बा है। और इस जुनून और जज्बे ने इस देश को अनेकता में एकता के सूत्र में पिरो रखा है। ये बात सही है कि कुछ लोगों को जो भाषा मैंने सुनी, मैं खुद जो है वो बहुत शर्मिंदा हुआ कि किस तरह से एक गुनाहगार को महिमा मंडित करने की कोशिश हो रही है, उसके गुनाहों को जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है। नहीं, मुख्तार अब्बास नकवी, इस भाषा पे आप हैरान क्यों रहे हो? अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी यही भाषा बोली थी कि देखिए हमने 900 साल राज किया है, इनकी हिम्मत क्या है, ये अभी आया 5 साल पहले। यही भाषा थी अकबरुद्दीन ओवैसी की। अगर ये लोग अगर मुगलों की पैदाइश है और मुगल उनके वंशज हैं और मुगल उनके आदर्श हैं, तो वो उनके साथ रहें। ये हिंदुस्तान जो है वो मुगलों का हिंदुस्तान नहीं है। अबू आजमी, मैं आपको मौका दूंगा, मैं ऐसा नहीं हूं कि आपका राइट काटूंगा, लेकिन अभी नकवी साहब को मौका मिलना चाहिए। आपने 9 मिनट अपनी बात को रखा है, 9 मिनट याद रखिए। ये हिंदुस्तान ये तालिबानों का हिंदुस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान है। हिंदुस्तानी मुसलमान भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हम मिलजुल करके रहते हैं। अगर कुछ इस तरह के लोग, जो लोग की इस देश की एकता, इस देश के सम्मान, इस देश के स्वाभिमान और देश के सौहार्द को बिगाड़ने के षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की इस देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए जी। और हम एक चीज हम बताना चाहते हैं आपको,
कि इस देश का 99% मुसलमान ऐसे गुनहगारों के खिलाफ है। ऐसे अरे भाई इसको रोको यार, अबू आजमी इसको इस जमाती को रोको, पहले इस जमाती को रोको। बाद में इसने गाली बहुत दे दी है और मैं गाली देना शुरू करूंगा तो ये भाग जाएगा, बंबई में भी नहीं रहेगा और कहीं नहीं रहेगा। इसके इतिहास और भूगोल हम सब जानते हैं कि कहां से क्या है ये, इसलिए इसको कौन रोको, अभी चुपचाप रहे। दूसरी चीज मैं बताऊं कि आज हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत दुखी भी है, बहुत गुस्से में भी है। वो जिस तरह से जमात के लोगों ने जो काम किया है, एक तो वो जो उन्होंने जुर्म किया, उसके बाद जिद कर रहे हैं, उसके बाद वो उसको जस्टिफाई करते फिर रहे हैं, और इस जमात के बिकाऊ पत्रकार और इस तरह के लोग हैं, वो उसको पूरी दुनिया में जो है वो उसकी अफवाहें उड़ा रहे हैं। नकवी साहब, हिंदुस्तान का 99% मुसलमान आज जमात की इन हरकतों से नाराज है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन थोड़े से लोगों की, आधे % भी नहीं होंगे, इनके गुनाह को हिंदुस्तान के मुसलमानों के 30% नहीं जोड़ना चाहिए। ये गुनाहगार राजीव प्रताप रूडी ने एक आंकड़ा कोट किया 23% का। मिलेगी, आप फिक्र मत करिए। जी अब मैं अबू आजमी आपका रुख करता हूं। सूद ब्याज के साथ मिलेगी। जी 23% बीमारी जमातियों की वजह से अगर हो रही है और वो छुपकर अगर बैठे हैं, तो अबू आजमी क्यों नहीं सवाल होना चाहिए? आपको भी सवाल पूछना चाहिए कि क्यों छुप के बैठे हैं। आपको बचाने के लिए कल को जमाती आपसे मिलेंगे तो आपको भी टेस्ट कराना पड़ेगा। बोलिए अबू आजमी। अरे बैठे आएंगे ना, आ जाएंगे, कहां चले जाएंगे? अभी कोरोना खत्म होगी भी आ जाएंगे। आप डाल देना जेल में, मार देना जेल के अंदर। कोई जेल में नहीं डालना हो जाएगी आपकी। आप पूरे मुसलमानों को मरवा दो ना एक साथ। बहुत कोरोना जमात की वजह से पूरे देश में फैल रहा है। मैं निवेदन करता हूं आप लोगों से कि प्रधानमंत्री से बात करिए, तमाम मुसलमानों को लाइन में खड़ा कर दीजिए, गोली मार दीजिए, समुद्र में फेंक दीजिए, ताकि मेरा देश तो कम से कम बच जाए। मुसलमान को जाने दीजिए, समुद्र में मरने दीजिए। कर लीजिए आप ये। किसी ने मुसलमान को ना समुद्र में मरने के लिए। अच्छा मुझे बताइए, मुसलमान को किसने बोला समुद्र में? देश के प्रधानमंत्री ने बोला ना कि इसमें मजहब को नहीं लाना चाहिए, इसमें पार्टी को नहीं लाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने बोला ना। आपको लगता है ना मुसलमान ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दिया? ये सारी बातें, किसी ने मंदिर की बात नहीं करी, किसी ने मस्जिद की बात नहीं करी, किसी ने मुसलमान की बात नहीं करी। सबने जमाती की बात करी, मौलाना साहब की बात करी। मैंने प्रोफेसर का नाम तक नहीं लिया। मरवा दो। ना किसी ने मरवाने की बात नहीं करी। ये आडंबर मत करिए। मार दो, सारे मुसलमानों को खत्म कर दो। क्यों इतनी नफरत फैला रहे हैं अबू आजमी साहब? आप समझदार आदमी हैं, प्यार फैलाइए। मुख्तार भाई आप तो सत्ता में है ना, मरवा दीजिए, सारे मुसलमानों को खत्म कर दीजिए। देखिए एक सेकंड, मैं मुख्तार अब्बास नकवी का रुख करता हूँ, राजीव प्रताप रूडी का भी रुख करता हूँ। काफी देर से रूडी जी भी नहीं आए, काफी देर से अहमद खान भी नहीं आए। एक सेकंड अहमद खान मौका है, बोलिए। आप भी मुसलमान हैं अहमद खान? जी मैं अबू आजमी, मैं कह रहा हूं ना कि ये जमाती, थोड़े से लोग जमाती, सारे मुसलमान कहां इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं? सारे मुसलमान नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक जमाती तो सारे मुसलमानों की बात कर रहे हैं। एक नॉर्मल मुसलमान तो पॉजिटिव पाया गया। देखिए अमीश देवगन जी, वो जाने उनका काम है, मैं उनके टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं जमातियों के अलावा एक भी नॉर्मल मुसलमान कहीं पॉजिटिव पाया गया है? नहीं पाया गया पूरे हिंदुस्तान में। ये 5% नहीं, ये 1.5% कम है जमाती। ये वहां पे मरकज में और कुछ नहीं कर रहा है। बहुत बड़ी खबर आ रही है इसमें केरल से। जवाब किसी का लेना देना नहीं चाहिए, आप सवाल करिए। आप अबू आजमी से मिलने के लिए नजरान के ईसाई मदीना शरीफ पे आए थे। ये ईसाई थे, मुसलमान नहीं थे, और आए थे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात करने के लिए। और उन्होंने जब एक सेकंड, राजीव प्रताप रूडी, अबू आजमी मैंने आपको भरपूर मौका दिया अपनी बात को रखने का। राजीव प्रताप रूडी आपका टेक। एक सेकंड अहमद खान। इसी तरह के लोग थे। करबला में कौन थे लोग? करबला में मुसलमान ही थे। करबला में भी मुसलमान थे, जमाती टाइप के मुसलमान थे जो करबला हुआ था। करबला में हुसैन रज़ियल्लाहु ताला को मारने वाले कौन थे? बताइए। वहां कोई हिंदू था? कोई बजरंग दल का आदमी था? ठीक है अहमद खान करबला में ऐसे अहमद खान मुख्तार अब्बास नकवी मेरे साथ हैं। एक सेकंड पहले राजीव प्रताप रूडी साहब। देखिए नकवी साहब ने बहुत स्पष्टता के साथ अपनी बात रखी, और विषय एक सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिस प्रकार से हमारे अबू आजमी साहब कह रहे हैं, देखिए आजमी साहब ये मत कीजिए जो आप टेलीविजन चैनल पर कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ी संख्या में मुसलमान भारत में रहते हैं, और उसमें सब मुसलमान आपके तरीके के मुसलमान नहीं है। और जिस प्रकार के शब्दों का आप उपयोग कर रहे हैं, शायद ये देश के लिए बड़ा खतरनाक होगा। और जिस एजेंडा पर आप जाना चाहते हैं
देश के मुसलमान उस एजेंडा पर नहीं जाएंगे, देश के हिंदू पर नहीं जाएंगे। आपने खामोखा प्रधानमंत्री का नाम लिया, आपने खामोखा आरएसएस का नाम लिया, तो आप बड़ी चालाकी से इस देश में भावनाओं को भड़काने का कोशिश कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि आप पॉलिटिकल आदमी हैं, लेकिन जो आप इस देश का फैब्रिक इतना कमजोर नहीं है कि आप इस तरह से भड़का करके मुसलमानों को बारे में इस तरह से बोल के निकल जाएंगे। आपकी नीयत खतरनाक दिख रही है और इस बात का मुझे बड़ा चिंता है। देखिए अबू साहब, इसमें एक बात मेरा ध्यान दीजिए, हाल पाकिस्तान में, अभी पाकिस्तान सबसे परेशान देश है, वहां मरकज के लोग 70,000 लोग एकत्रित हुए थे और आज अगर सबसे बड़ा किसी देश को बिल्कुल मतलब सफाया होने की स्थिति उत्पन्न होगी है तो मरकज के कारण आज मलेशिया और पाकिस्तान है और वो परेशान होकर उस 70,000 लोगों को ढूंढ रहे हैं। कोई विषय आया है, आप इसको हिंदू मुस्लिम ना करें। हम सब शुरू से यही कह रहे हैं बात रूडी साहब, लोगों की पहचान अबू आजमी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं और उसको आप इतना उस सीमा पार करा के ले जा रहे हैं, ये खतरनाक है। आप औरंगजेब तक लेके जा रहे हैं। किसने बोला औरंगजेब, किसने बोला 900 साल का राज? अबू आजमी, ये उचित नहीं। रूली साहब, मैं इस देश की एकता को बरकरार रखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि इस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये हो। ये जमात का नाम लेने के बाद देश में कई जगहों पर मुसलमानों को मार दिया गया, उनकी दुकानें तोड़ दी गई और महल्लों में पूछ करके मुसलमान खुंचे वालों को भगाया जा रहा है। आप बताइए, अगर कोई, आप बताइए 1300 लोग लातूर में बंद थे, अब वहां पड़े हुए थे, तो कह रहे बेचारे फंसे हुए थे। अच्छा, उनसे वो 1300 लोग एक साथ हैं और अगर वहां 1500 लोग, जहां 10,000 लोगों की जगह हो, वहां वो लोग इन्फॉर्म करके। पर आप तो बिल्कुल ये बातें रखिए, ये बातें रखिए, ये प्लेटफॉर्म ये बातें रखने का है। अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो बात रखिए। आप तो 900 साल के राज की बात कर रहे हैं, आप तो औरंगजेब के काल की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं 900 साल तक हमने राज किया, हमने क्या होता है? मैंने कहा मैंने नहीं शुरू किया, आपने शुरू किया। किसी ने मुगल की बात नहीं करी, आपने बोला 900 साल की बात, आपने औरंगजेब की बात करी। अरे हम क्या बोलेंगे, जब आप ऐसी चीजें लाओगे तो हमें जवाब देना पड़ेगा। किसी ने बोला 900 साल की बात? किसी ने अंग्रेजों की बात करी क्या? किसी ने नहीं करी। अगर 900 साल की बात होगी तो फिर शिवाजी की भी बात होगी, फिर क्यों नहीं बात होगी पृथ्वीराज चौहान की भी? फिर अगर आप इतिहास में जाना चाहते हो तो इतिहास का तो पड़ाव लंबा है। पृथ्वीराज चौहान गलत है, आप क्यों ये सब बात करते हैं? हमने कहाँ मना किया? आप ये सब क्यों बात करके नफरत फैला रहे हैं? नफरत? आपने बोला 900 साल की बात। चाहता हूँ बच के रहना टीवी वालों से, ये सब इस देश को तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको ऐसा लगता हो, अपनी रोटी सेक रहे हैं। बिल्कुल आपको ऐसा लगता होगा, आप अपनी बात के लिए स्वतंत्र है रखने के लिए। हमारे चैनल का प्लेटफॉर्म भी यूज करते हैं, हमें गाली भी देते हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि आप स्वतंत्र है अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि हम बोलने की आजादी के सार्थक है, लेकिन शालीन भाषा के अंदर। हजारों साल के इसे खत्म कर देंगे। ठीक है, मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, एक सेकेंड, मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं। सुबुई खान भी कुछ कहना चाह रही है और शोएब जवेई भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक अंतराल के लिए रुकता हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। लेकिन आज बड़ा विषय क्या है? कोरोना या 900 साल का राज? आज बड़ा विषय क्या है? जमाती या औरंगजेब? आज बड़ा विषय क्या है? हिंदू मुसलमान या देश बच जाए वो? बड़ा विषय क्या है? सोचिए। इसलिए यह लड़ाई कोरोना से है और यह लड़ाई उन तमाम लोगों से है जो कोरोना को इस देश में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार का ये जोरदार एडिशन। मैं शोएब जमई का रुख करता हूं। शोएब जमई, आपने बोला कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए गलती हो गई, लेकिन पढ़े लिखे प्रोफेसर से भी गलती हो गई। देखिए, वो तो 21 दिनों से क्वारंटाइन में थे और पुलिस की निगरानी में क्वारंटाइन में थे। 31 मार्च को ही उन्होंने, और रायबरेली वाले जो 30 जमाती थे वो दे करके बाहर आ गए। तो जो अभी खबर आई है, इसी को इस्लामोफोबिया कहते हैं सर। इस्लामोफोबिया की बात नहीं है, इसी को कहते हैं। अभी मैंने बिल्कुल इस्लामोफोबिया की बात नहीं है, तो आप दूसरी तरफ चले गए। ये इस्लामोफोबिया है अमीश भाई, इसको मानिए प्लीज। मैं आपसे बड़ी विनम्रता से बिल्कुल कह रहा हूं, ये इस्लामोफोबिया है। यूनाइटेड नेशन ने ये कहा कि विदाउट एनी कास्ट क्रीड डिस्क्रिमिनेशन, वेरी ट्रू, यूनाइटेड नेशन सही है। कोरोना पेंडेमिक से लड़ना जरूरी है। आपको कोई फोबिया हो गया लगता है शोएब जमई, आपको कोई फोबिया हो गया है, जिस फोबिया का इलाज नहीं है, उसका इलाज कराइए थोड़ी देर के लिए, बड़ा जरूरी है आपके लिए इलाज। देखिए, हमें इस देश में कोरोना से लड़ना होगा, जमातियों से नहीं लड़ना है। बिल्कुल जमातियों, बिल्कुल कोरोना से लड़ना है, जमातियों से भी लड़ना पड़ेगा ना। अगर वो कोरोना फैलाएंगे तो उनसे लड़ना पड़ेगा, क्या करिएगा? देखिए, उनसे भी लड़ना पड़ेगा। अगर
ये इस्लामोफोबिया है। तभी तो 1300 लोग जो लातूर में जो है जमा थे, उसके बारे में आपने कोई चीख चीख के चर्चा नहीं की, क्योंकि अब तक वो सत्संग मना रहे थे 4 दिन पहले। एक सेकेंड, मुजीबुर रहमान, आप शांत रहिए ना। आपके समर्थन में बोल रहे हैं ना शोएब जमाई, इतनी तो सहनशीलता रखिए ना। आपके समर्थन में ही बोल रहे हैं ना, फिर आप बीच बीच में से निकल के बोल रहे हैं। शांत रहिए। अभी सुनिए, मैं बीच में से नहीं बोल रहा, मैं मुजीबुर रहमान, मैंने आपको वक्त दिया। अमीश भाई, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं करना चाहता हूं आज रूढ़ी प्रताप। अमीश भाई जी, एक सेकेंड। एमएच खान शोएब जमाई को आपका जवाब। एक सेकेंड एमएच खान। अमीश भाई, क्या मैं अपनी एमएच खान शोएब जमाई को जवाब। नहीं, मैं किसी को जवाब नहीं देना चाहता हूं। मैं तो मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। देखिए, ये देखिए, जो जमातियों में ही अगर निकल रहा है पॉजिटिव आदमी, जमाती ही में अगर कर रहा है, तो सवाल तो उठता है। सारे मुसलमान इसमें शामिल नहीं है। सारे मुसलमानों को कहां से इसमें घेरा जा सकता है? तो जमातियों पर ही निकल रहा है। जमाती ही पकड़े जा रहे हैं। जमाती ही पकड़े जा रहे हैं। भाई एमएच खान साहब, 70% लोगों के बारे में बता दीजिए। भाई सवाल आप कर लोगे, 70% लोग सवाल आप कर लोगे या अमित देवगन कर लेंगे? एक आदमी सवाल कर ले, या अमित देवगन कर ले, या आप कर लीजिए। तो आप एंकर हो जाइए। 70% के बारे में भी चर्चा होना चाहिए ना। अमित देवगन जी, आप सवाल कर लीजिए, या ये जवाब सवाल कर ले। कौन से धर्म? अमित देवगन भाई कौन से धर्म? और भाई मैं कह रहा हूँ, आज अपनी बात करिए। आपके घर में आग लगी है, आप अपनी घर की आग बुझाइए। आपके घर में अमीश देवगन जी, मेरे घर में आग लगी है, मैं अपने घर को बुझाऊंगा। किसी के घर में आग नहीं लगी है? मेरे घर में आज आग लगी है। ये कोरोना तो आग ही है। काम हो रहा है, पूरा मुसलमान बीमार हुए वो अपना इलाज करा रहे हैं। दाग जो है जमातियों पर लग रहा है। 25,000 लोग अहमद खान भी तो मुसलमान है। अहमद खान भी तो लर्नेड आदमी है। चाहिए भाई 25,000 बात का है। आज मेरे घर में भाई एमएच खान साहब, आप समझिए, पूरे हिंदुस्तान मुसलमानों को नहीं। एमएच खान साहब, आप समझिए, ये सारे लोग इस्लामोफोबिया के शिकार हैं। कह रहा हूं कि इस्लामोफोबिया के शिकार। किसी ने इस्लाम की बात नहीं करी, किसी ने मुसलमान की बात नहीं करी, इस्लाम की बात आपने करी या उससे पहले अबू भाई ने करी आकर? उससे पहले इस्लाम की बात किसी ने नहीं करी ना। गलत कह रहे हैं आप, झूठ कह रहे हैं आप, आडंबर कर रहे हैं आप। किसी ने इस्लाम की बात नहीं करी। अरे तो आपको फोबिया है, आपको फोबिया है झूठ बोलने का, आपको फोबिया है गलत बोलने का। ठेले वाला क्यों मारा जा रहा है? पता नहीं। अगर कोई ठेले वाला मारा जा रहा है तो जानकारी दीजिए। ठेले वाला मारा जा रहा है, ठेले वाला मारा जा रहा है, फिर झूठ। फेक न्यूज की फैक्ट्री है ये शोएब जमाई। लेकिन दुनिया देख रही है, सामने आ रहा है। एक सेकंड, अबू आजमी ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। अबू आजमी ऑन स्क्रीन, ऑल ऑडियोज ऑफ। बोलिए। अबू आजमी साहब, आज हम जब इस मौके पर बात कर रहे हैं तो मैं जरूर, क्योंकि मेरे से ट्विटर पे पूछा, आप भी ट्विटर पे हैं, कुछ लोगों ने आपको भी हैंडल पे मार्क किया है, और एक सवाल पूछा गया कि आप मुगल काल को क्यों लेके आए। ये समस्या तो कोरोना आज की है ना। इटली भी इसमें जूझ रहा है, स्पेन भी जूझ रहा है, लंदन भी जूझ रहा है। तो 900 साल पीछे जाने की आवश्यकता क्या है? मुसलमान जो है मस्जिद के पीछे, मस्जिद मंदिर का इशू में रहता है। मुसलमान कश्मीर के 370 में के विरोध करता है, मुसलमान सीएए का विरोध करता है। आपने औरंगजेब का नाम लाया, आपने लाया। नहीं तो आपने मुगल काल की बात करी ना, आपने बोला 900 साल की बात, तो मैं औरंगजेब को क्यों याद करना चाहते हो आप? मैंने नहीं लाया, मैं कभी इसी चीज को लाता भी नहीं। मैं इस देश से मोहब्बत करता हूँ, इस देश का निवासी हूँ, और आप लोगों के टीवी ने इस देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटने नहीं हो सकता है आपको ऐसा लगता हो, वो अपनी बात को रखने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन इस देश में तो हिंदू मुसलमान 1947 में ही हो गया था, जब देश को आजादी मिली थी। हिंदू मुसलमान के बिहार पे तो आजादी मिली थी। टीवी जितना है ना, नहीं, अमीश देवगन तो पैदा भी नहीं हुआ था तब, न टीवी पैदा हुआ था तब। 1947 में कौन पैदा हुआ था? 1947 में, एक सेकंड, जिन्ना ने आजादी 1947 में किस नाम पे ली, तो बता दीजिए। आप हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। लोग बेचारे जो लोग देखते हैं उनको लगता है कि हाँ वाकई जमात से तकलीफ है, तो इन मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया। एक सेकंड, आपकी सारी बातों को मैं ऊपर रखता हूँ। चलिए, हो सकता है देश में फोबिया हो गया हो। अच्छा ये बताइए, अगर कोई व्यक्ति इस बीमारी को छुपाएगा, अमीश देवगन हो या अबू आजमी हो, गलत करेगा? अमीश देवगन हो या अबू आजमी हो, गलत करेगा? अच्छा, मैं बताता हूं, अगर मौलाना साद अपना टेस्ट नहीं करवा रहे हैं तो किसका बिगाड़ रहे हैं? मौलाना साद घर में बैठे गए, छुप के बैठे हैं आपके हिसाब से। तो उनके साथ जो लोग हैं उनका, तो अगर टेस्ट नहीं करवाया, बैठे हैं तो मर जाएंगे ना। किसी को तो नहीं मार रहे हैं। कैसे किसी को मरने दें सर? हमारे देश का नागरिक है, कैसे किसी को मरने दें?
अरे आप ऐसे तो ऐसा हो ही नहीं। ये ईरान थोड़ी है, इराक थोड़ी है। आप ऐसा बयान कर रहे हो कि जैसा लगता है मौलाना साहब जो है वो कोरोना होकर के पूरे देश में जाकर के सबको मारना चाहते हैं। अरे अगर ये जमात वाले कोरोना वाले हैं भी ना तो ये मुसलमानों के पास ही जाएंगे और आपकी तकलीफ। अरे सर, इसमें मुसलमान की बात ही नहीं है ना कोई। मैंने तो बोला ये अमीश देवगन को भी हो सकता है, अबू आजमी को भी हो सकता है, लेकिन तकलीफ ये है ना कि आप ज्ञान दे रहे हो कि आपको क्वारंटाइन होना चाहिए, आपको सरकार की बात माननी चाहिए, लेकिन मौलाना साहब तो खुद ही सरकार की बात नहीं मान रहे और फिर आप उनको गार्ड कर रहे हैं। अबू आजमी 5 सेकंड दिए मैंने। ये लोग कोरोना बढ़ा रहे हैं, ये कोरोना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय फिलहाल इतना ही है, लेकिन कई बार निष्कर्ष में कुछ शब्द कम पड़ जाते हैं।